सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 23 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आधा भाग मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें। तो ये जो पार्ट है हमने इसमें हिंदी के विविध प्रयुक्त क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि हिंदी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रयोजनमूलक भाषा और प्रयुक्ति क्या होती है। तो प्रयोग के आधार पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, और प्रयुक्ति की संकल्पना क्या है, स्वरूप क्या है। इसके अलावा हमने ये जो प्रयुक्ति का आधार होता है जैसे शब्दावली, तो विशिष्ट क्षेत्र की अलग अलग शब्दावलियाँ होती है, ठीक है। इसके अलावा भाषा के प्रयोग का विषय क्षेत्र की जो भी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं उसका विषय क्षेत्र क्या है। भाषा संप्रेषण यानी भाषा को या बात करने का तरीका क्या है, अपने जो संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण है, अपनी बात को पहुंचाने का तरीका क्या है। इसके अलावा वक्ता है अथवा लेखक है अथवा श्रोता है और पाठक की स्थिति क्या है, वो उस बात को उस वाक्य को या जो भी वो संप्रेषण हो रहा है उसको किस तरीके से वो समझ रहे हैं, उसको क्या उसमें असर हो रहा है। साथ ही जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो औपचारिक और अनौपचारिक तरीके का भी हम ध्यान रखते हैं। तो ये हमने पिछले उसमें वीडियो में हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे हिंदी के विविध प्रयुक्ति क्षेत्र। तो आप पिछला वीडियो देखिए ताकि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। अब हम इसमें देखेंगे कि हिंदी के विविध प्रयुक्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि कहाँ कहाँ हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। आज के दौर में प्रयोजनमूलक हिंदी का तेजी से विकास हुआ है और बदलती हुई जीवन स्थितियों में उसे अनेक नए दायित्वों से गुजरना पड़ा है। देखो, प्रयोजन मूलक का मैंने अर्थ बताया था कि प्रयोग के आधार पर जिनका उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल में ली जाती है भाषा, है ना, जिस उद्देश्य से इस्तेमाल में ली जा रही है भाषा को। तो आज के दौर में प्रयोजन मूलक हिंदी का तेजी से विकास हुआ है और बदलती हुई जीवन स्थितियों में उसे अनेक नए दायित्वों से गुजरना पड़ा, जिससे उसमें कई नए रूप विकसित हुए। प्राचीन काल में हमारी सामाजिक व्यवस्था कृषि एवं शिल्प आधारित व्यवस्था थी। देखो, प्राचीन काल में जो भी हमारी अर्थव्यवस्था थी, हमारी स्थिति थी, वो किस पर निर्भर थी। अधिकतर लोग खेती करते थे, कुछ है ना मूर्ति वगैरह शिल्प का कार्य वो करते थे, है ना, इसी व्यवस्था पर आधारित थी। तो उनकी बोलचाल की जो शब्दावलियाँ थी, जो बातचीत होती थी, उनमें उनकी बोलियों में भी कृषि प्रधान, हस्तशिल्प और व्यापार संबंधी ही जो है शब्दावली का प्रयुक्त शब्दावली उपयोग में ली जाती थी। प्राचीन काल में हमारी सामाजिक व्यवस्था कृषि एवं शिल्प आधारित व्यवस्था थी और हमारी भाषा की विभिन्न बोलियों में कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार संबंधी प्रयुक्तियाँ पहले से ही विद्यमान थी। औद्योगिकरण और वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास के साथ साथ हिंदी भाषा में नई प्रयुक्तियों का समावेश हुआ। देखो, जैसे जैसे हमारे समाज में, हमारे जीवन में औद्योगिकरण होता गया है, वैज्ञानिकरण हुआ है ना, वैज्ञानिक नए नए आविष्कार हुए हैं, कुछ तकनीकी चीज़ें विकसित हुई है। तो आज हिंदी के क्षेत्र में, है ना, प्रयुक्तियों के अंदर यानी हिंदी के शब्दावली में भी विकास होता गया है। यानी कि अगर आप पूछो, जैसे बहुत ही है ना, पुराने समय में हम देखते हैं कि मान लो आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आप पूछते हो कि उनके ज़माने में क्या वो कंप्यूटर शब्द को जानते थे, क्या वो कंप्यूटर शब्द को समझते थे कि ऐसा भी कोई शब्द है, ये कोई वस्तु होती है। वो कहेंगे कि हमारे ज़माने में तो चीज़ थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन आज के संदर्भ में मोबाइल है, कंप्यूटर है ना, इसके अलावा हम कई ऐसी तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, या इसके अलावा हमारा, है ना, वर्ड प्रेस है, या हम कहें कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है, एक्सेल सीट है। इन चीज़ों का हम इन नामों का हम प्रयोग करते हैं जो कि हमारे तकनीकी क्षेत्र में विकसित हैं, ठीक है। वैज्ञानिक क्षेत्रों में कई आविष्कार ऐसे हो गए हैं, है ना, तो वो कहेंगे कि अरे हमारे ज़माने में तो ये चीज़ें थी नहीं, या हम तो इन शब्दों को जानते ही नहीं थे, है ना। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि उस समय वो कृषि है, हस्तशिल्प है, व्यापार है, इनसे संबंधित शब्दावली का प्रयोग करते थे, इन्हीं से वो परिचित भी थे। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, नए नए उद्योगों का आविष्कार हुआ, नई नई तकनीकी विकसित हुई, तो शब्दावली भी परिवर्तन हुई और आज वो शब्दावली हमारे साथ हमारे जीवन में समावेश हो चुकी है और उनका हम आज प्रयोग कर रहे हैं। आने वाले समय में समाज और ज्ञान का विकास जिन जिन क्षेत्रों में होता जाएगा और हिंदी भाषा का प्रयोग हम जिन जिन क्षेत्रों में करते जाएंगे, उन सभी क्षेत्रों से संबंधित प्रयुक्तियाँ हिंदी में विकसित होती जाएंगी। अब आने वाले टाइम में, है ना, हो सकता है और आने वाले समय में, आगे के समय में और कुछ नए नए आविष्कार होते जाए, है ना, नए नए ज्ञान का विस्तार होता जाए, तो फिर अगर उन क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होगा, हिंदी भाषा उसमें उपयोग में ली जाएगी, तो हिंदी में भी नए नए शब्दों का विकास होता जाएगा। उदाहरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक शब्दावली हिंदी में आई है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें विस्तार और उपलब्धियों की अनंत संभावना है। अतः इस क्षेत्र में हिंदी माध्यम से कार्य किया जाए तो संभव है आने वाले समय में कई नई प्रयुक्तियाँ विकसित हो जाएगी। तो आने वाले समय में है कई नए तरह के प्रयोग, प्रयुक्तियाँ, प्रयोजन के लिए जो शब्दावलियाँ हैं उसका प्रयोग होने लगेगा। आप हिंदी की वर्तमान प्रमुख प्रयुक्तियों का निर्धारण इस प्रकार कर सकते हैं।
तो सामान्य व्यवहार या बोलचाल की भाषा तो हम देखते हैं कि हमारे सामान्य जो व्यवहार है, हमारा जो बोलचाल है, उसकी भाषा है ना, उसमें भी हिंदी की शब्दावली का प्रयोग अलग तरीके से होता है। साहित्यिक हिंदी, कार्यालय हिंदी या प्रशासनिक हिंदी, वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी, विविध विधि के क्षेत्र में हिंदी, विधि यानी कानून के क्षेत्र में जो हिंदी शब्दावली का प्रयोग होता है वो अलग तरीके से होता है। संचार माध्यम में हिंदी, विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, तो विज्ञापन के क्षेत्र में जो हिंदी का प्रयोग होता है वो अलग तरीके से होता है। अब है सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। आप जानते हैं कि सामान्य व्यवहार की हिंदी का इस्तेमाल दैनिक जीवन में बातचीत के रूप में होता है। ऐसी हिंदी संपर्क भाषा के रूप में सामने आती है जो प्राय सगे संबंधियों, औद्योगिक केंद्रों, पर्यटन स्थलों और रेलवे प्लेटफॉर्म आदि पर प्रयुक्त होती है। तो देखो, सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी हमारे सगे संबंधी, हम आपस में रिश्तेदारियों में जो बातचीत करते हैं, ठीक है, हम आपस में दैनिक व्यवहार में जो बातचीत करते हैं, इसके अलावा कुछ औद्योगिक केंद्र है, पर्यटन स्थल है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। आइए हिंदी को सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और व्यावसायिक हिंदी के रूप में बांटकर देखते हैं। हम यहाँ इसी सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की हिंदी है। सामान्य हिंदी का मतलब जो हम व्यक्तिगत स्तर पर बोलचाल करते हैं, जो हम अपने घर के अंदर जो बातचीत करते हैं हिंदी के अंदर, वो आती है। बोलचाल की भाषा होने के कारण इसमें व्याकरणिक नियमों का कोई निश्चित बंधन नहीं दिखाई देता और हिंदी भाषी राज्यों के साथ ही कई अहिंदी भाषी राज्यों में भी बोलचाल के स्तर पर हिंदी का प्रयोग होने से सामान्य व्यवहार में इसके कई रूप दिखाई पड़ते हैं। देखो, हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ ही कई अहिंदी भाषी राज्य भी हैं, है ना, जहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती है ना, वहाँ पर भी जो है बोलचाल के शब्दों में, सामान्य व्यवहार में इसके हिंदी के कई ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, जैसे कि बम्बईया हिंदी, दिल्ली की हिंदी, कोलकाता की हिंदी, हैदराबादी हिंदी और एंग्लो हिंदी आदि। तो बम्बई साइड में बोली जाने वाली को बम्बई हिंदी बोला जाता है कि वहाँ हिंदी की अलग तरीके से उनका प्रयोग शब्दावलियों का किया जाता है। अब है बम्बईया हिंदी। मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में बम्बईया हिंदी का प्रयोग होता है। इस हिंदी में मराठी, गुजराती, राजस्थानी के साथ साथ अवधी और भोजपुरी बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है। उदय शंकर भट्ट का उपन्यास सागर, लहरें और मनुष्य तथा जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का मुर्दा घर बम्बई हिंदी के उदाहरण है। तो देखो, ये इनके उपन्यास है ना, उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य तथा जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का एक उपन्यास है मुर्दा घर। तो उसमें कुछ वाक्य है, आपस में संवाद है ना, उन्हीं का एक उदाहरण लिया गया है। जैसे कि उदाहरण है, काहे को रे दादा खाली पीली गरीब का ऊपर गजब करता है, कि काहे को रे दादा खाली पीली गरीब का ऊपर गजब करता है। तो ये बोरीवली से बोरी बंदर तक, है ना, यहाँ तक कि ये हिंदी बोली जाती है। इस तरह की बोरीवली एक स्थान है मुंबई में और वहाँ बोरी बंदर तक इस तरह की हिंदी बोली जाती है, जो कि शैलेश मटियानी पृष्ठ संख्या 65 पर, यानी शैलेश मटियानी की जो किताब है उसकी पृष्ठ संख्या 65 से ये जो है संवाद है, ये लाइन ली गई है। दिल्ली की हिंदी। दिल्ली की हिंदी पंजाबी और हरियाणा के प्रभाव से बनी हिंदी है। यही दिल्ली की बोलचाल की भाषा है। कुछ उदाहरण देखिए। मेरी दादी जी गांव चले गए, मैंने आज बाहर खाना मैंने आज बाहर खाना है, तूने आज घर नहीं जाना। और दिल्ली की हिंदी में पंजाबी के प्रभाव के कारण लिंग की अशुद्धि मिलती है, क्योंकि दिल्ली के पास में क्या है, पंजाब है, हरियाणा का क्षेत्र है, तो वहाँ पंजाबी और हरियाणी बोली जाती है। तो उनके बोलचाल के टंग के अंदर, यानी कि उनके टोन के अंदर, उनके बोलचाल के व्यवहार में भी उन शब्दावलियों का प्रयोग उसमें होता है। उनके बोलचाल के जो टंग होती है, जो व्यवहार होता है, उसमें भी वही झलकता है। प्रयुक्त वाक्य में मेरी दादी जी की जगह मेरी दादी जी का प्रयोग इसी प्रभाव के कारण किया गया है। इसी तरह हरियाणवी के प्रभाव के कारण मैंने खाना है या तूने जाना है जैसे वाक्य सुनाई पड़ते हैं। कोलकाता हिंदी। कोलकाता में बोली जाने वाली हिंदी पर बंगला का प्रभाव पड़ता है। अब देखो, कोलकाता में बंगला बोली जाती है ना, आसपास में बंगला का भी प्रभाव है, तो बंगला जो भाषा है उसका प्रभाव उसकी हिंदी पर पड़ता है। कुछ उदाहरण देखिए। बच्चों को पीटना यह तुम्हारा बहुत बड़ी गलती है। इस वाक्य में तुम्हारी शब्द की जगह तुम्हारा का प्रयोग किया गया है। अजय ने असत्य बात बोला है, यहाँ भी बोली है की जगह बोला है शब्द का प्रयोग बंगला के प्रभाव को स्पष्ट करता है। तो वहाँ की जो लोकल भाषा होती है, जो लोकल बोली होती है, उसका प्रभाव वहाँ की हिंदी पर जरूर पड़ता है। अगला है हैदराबाद की हिंदी। दक्षिण भारतीय भाषाओं के प्रभाव से के साथ बोली जाने वाली हिंदी हैदराबादी हिंदी कही जाती है।
हैदराबादी हिंदी की वाक्य संरचना के साथ उसकी शब्दावली भी कुछ अलग तरह की है। उदाहरण के रूप में कुछ वाक्य देखिए। तुमको क्या होना, आपको क्या चाहिए, कल को गए सो आदमी कौन है, कल को गए सो आदमी कौन है, कल जो गए थे वो आदमी कौन है, आदि। एंग्लो हिंदी, अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का प्रयोग बोलचाल में निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज का शिक्षित युवा एंग्लो हिंदी का बहुतायत से प्रयोग करता है। देखो एंग्लो हिंदी में ये तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी के वाक्यों में किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंग्लो हिंदी। तो आजकल के युवा इंग्लिश शब्द का प्रयोग, अंग्रेजी जो शब्द है उनका प्रयोग हिंदी की भाषा में बहुत करते हैं। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ा हूँ, हमारी सोसाइटी में 2 गार्ड है। तो देखो सोसाइटी है, गार्ड है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, ये शब्द किसके हैं, इंग्लिश के हैं। अगला है साहित्यिक हिंदी। तो हमने देखा कि स्थान के आधार पर भी हिंदी की शब्दावली में कुछ परिवर्तन आ जाता है, उसके बोलने के तरीके में कुछ परिवर्तन आता है, कुछ कुछ अशुद्धियाँ उसमें दिखाई देने लगती है। साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक सृजन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी में अभिधा, लक्षण और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग होता है। साहित्यिक हिंदी लालित्यपूर्ण और सरस होती है, जो संवेदनाएं एवं भावनाएं जगाकर हमें मानवीय बनाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि साहित्यिक सौंदर्य की अनुभूति जगाने और रस का आस्वादन कराने में प्रमुख भूमिका निभाती है। उदाहरण के रूप में आप दुष्यंत कुमार की इस कविता की कुछ पंक्तियों को देखिए। देखो जो साहित्यिक हिंदी है वो हमारे मन की भावनाओं को जगाती है। उसमें अभिधा, लक्षण और व्यंजना, इन तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। देखो शब्द शक्ति क्या है, हमारे शब्द को जो व्यक्त करने में जो शक्ति होती है ना, जो बात करने का ढंग होता है, हमारी प्रयोग शब्दावली होती है, उसमें अभिधा, लक्षण और व्यंजना झलकती है। अभिधा मतलब सीधे सीधे बात करना, लक्षणा जो कुछ लक्षण को लिए हुए होती है ना, व्यंजना जिसका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। तो इस तरह से शब्द शक्तियाँ होती है हिंदी के अंतर्गत। तो आपको शब्द शक्तियों के बारे में पढ़ाया जाएगा क्योंकि आपके पेपर में शब्द शक्तियाँ भी आएगी। तो अब देखते हैं, देखो इनमें भी कोई संदेह नहीं कि साहित्यिक सौंदर्य की अनुभूति जगाने से रस का आस्वादन करने में भूमिका निभाती है। तो जब साहित्यिक सौंदर्य है वो हमारे अंदर अनुभूति को जगाता है। जब हम किसी कविता को पढ़ते हैं तो हमें बहुत रस प्राप्त होता है, यानी हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है इस कविता को पढ़ के। जैसे कि एक उदाहरण दिया है, दुष्यंत कुमार की एक कविता है जिसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। यानी कि दुष्यंत कुमार की कविता ये है, कह रही है कि हमारे समाज की जो पीर है, यानी जो पीड़ा है वो पर्वत के समान बड़ी हो गई है। तो ये पीड़ा जो है, जो दुख दर्द है लोगों का, वो पिघलना चाहिए, यानी वो ख़त्म होना चाहिए। और इसके लिए क्या है, जिस तरह से पीड़ा को, जिस तरह से पर्वत से क्या निकलती है, हिमालय के पर्वत से जो गंगा नदी निकलती है, तो यही कह रहे हैं कि इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, यानी कि इस पर्वत से पीड़ा को दूर करने के लिए, है ना, कोई इसी तरह से गंगा नदी के रूप में कोई जो है निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। क्यों, दीवारें तो हिलने लगी, लेकिन हमारी तो ये शर्त थी कि वो जो बुनियाद है, नींव ही हिलनी चाहिए थी। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था में उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोही किया करता था और 2-4 गुड़कियां खा लेने पर भी उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उपयुक्त दोनों उदाहरणों से आप साहित्यिक हिंदी के स्वरूप से परिचित हो सकते हैं। आप काव्य और गद्य की भाषा में दिखने वाले अंतर को भी समझ सकते हैं। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि जल के महत्व विषय पर अपने क्षेत्र की भाषा बोली में 5 वाक्य लिखिए। देखो जल के क्षेत्र के महत्व से संबंधित अपने ही भाषा में 5 वाक्य लिखनी है। अभी कुछ प्रश्न है जिसमें हमें सही गलत का चयन करना है। बम्बईया हिंदी बोलचाल की हिंदी का एक रूप है, तो ये वाक्य सही है कि बोलचाल की हिंदी का ही क्या है, ये एक रूप है। दिल्ली की हिंदी पर कश्मीर का प्रभाव पड़ता है। देखो दिल्ली पर कश्मीर का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, दिल्ली की हिंदी पर तो पंजाब और हरियाणा का प्रभाव पड़ता है, तो ये वाक्य क्या है, गलत है। अगला है कोलकाता की हिंदी पर बंगला का प्रभाव पड़ता है, तो ये वाक्य भी सही है कि कोलकाता की हिंदी पर बंगला का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न बोलियों से मिश्रित हिंदी वैज्ञानिक भाषा कहलाती है, तो ये वाक्य गलत है। विभिन्न बोलियों से मिश्रित हिंदी वैज्ञानिक भाषा नहीं कहलाती। वैज्ञानिक हिंदी का, ये वैज्ञानिक भाषा का तो अलग ही अपना रूप होता है। देखो अब ये कुछ कार्यकलाप यहाँ दे रखे हैं कि आप फिल्मों तो देखते ही होंगे,
देखो हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में भी अलग तरह की बोलियों का प्रयोग किया जाता है ना। फिल्में देखते हुए आपने कभी उसमें बोली जाने वाली हिंदी पर ध्यान दिया होगा। अगर नहीं तो अब आप जब भी कोई हिंदी फिल्म देखें तो उसकी भाषा पर ध्यान दें। फिल्म की भाषा साधारण हिंदी से कुछ अलग लगे तो लगभग 20 नए शब्दों को लिखिए। कार्यालय हिंदी या प्रशासनिक हिंदी। विभिन्न कार्यालयों या प्रशासनिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली हिंदी कार्यालय हिंदी अथवा प्रशासनिक हिंदी कहलाती है। आज़ादी के बाद सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों के समय में कार्यालय भाषा अंग्रेजी थी, जबकि मुगल काल में राजकीय की भाषा फारसी थी। देखो, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी अथवा प्रशासनिक हिंदी कहलाती है। जो प्रशासनिक कार्यों में जिन हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कार्यालय हिंदी या फिर प्रशासनिक हिंदी कहलाती है। तो देखो, आज़ादी के बाद जो सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र थे उनके जो भी कार्यालय थे उसमें हिंदी भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो गया, है ना। तो अंग्रेजों के समय तो कार्यालय भाषा क्या थी, अंग्रेजी थी। और जबकि मुगल काल जो था, मुगलों का जो समय था, है ना, उस समय राजकाज की जो भी भाषा थी, राजकाज के जो भी काम होते थे वो फारसी भाषा में होते थे। क्या आपको पता है कि हिंदी भाषा की राजभाषा कब बनी, कि हिंदी भाषा को राजभाषा कब बनाया गया? तभी से हिंदी प्रशासनिक कामकाज में प्रयुक्त होने लगी। तो 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया। प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग के साथ ही देखो, प्रशासनिक भाषा के रूप में प्रयोग के साथ ही हिंदी में प्रशासनिक और कार्यालयीय प्रयुक्तियों का विकास होने लगा। प्रशासनिक प्रयुक्ति के विकास में अंग्रेजी और फारसी दोनों का प्रभाव दिखता है। पहले प्रशासनिक शब्दावली अंग्रेजी में थी, जिसे हिंदी में उपलब्ध करवाना अति आवश्यक था। इसके लिए अनुवाद कार्य प्रारंभ किया गया और हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली तैयार की गई। इस तरह देखा जाए तो कार्यालय हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कार्यालय हिंदी के स्वरूप पर बात करें तो इसकी पहली विशेषता है सरलता, स्पष्टता और बोधगम्यता। इस भाषा की यह शर्त है कि जिनके लिए प्रशासन का कार्य किया जा रहा है उस आम जनता के लिए ये बोधगम्य हो। देखो, कार्यालय हिंदी का जो स्वरूप है उसकी बात हम करें तो पहली तो विशेषता उसकी ये होनी चाहिए। देखो, कार्यालय हिंदी की विशेषता पूछी जाए तो क्या है कि वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और बोधगम्य यानी समझ में आने वाली होनी चाहिए, है ना। तो इस भाषा की पहली शर्त तो यही है कि जिसके लिए भी प्रशासन का कार्य किया जा रहा है, ठीक है, उस आम जनता के लिए ये बोधगम्य है। यानी उस आम जनता जो प्रशासन जिसके भी लिए काम करता है, जो जनता के लिए काम करता है ना, तो वो जनता को भी समझ में आने वाली भाषा होनी चाहिए। कार्यालय भाषा औपचारिक होती है, लेकिन इस भाषा की औपचारिकता विज्ञान की भाषा की औपचारिकता से भिन्न होती है। कार्यालय भाषा में आत्मनिष्ठा नहीं होती। जो कार्यालय भाषा उसमें आत्मनिष्ठा नहीं होती है। उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी से और अधीनस्थ अधिकारी अपने उच्च अधिकारी से संवाद के क्रम में एक विशेष तरह की औपचारिकता का निर्वहन करता है। प्रशासनिक क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली का एक निश्चित अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नीचे एक पत्र दिया जा रहा है, आप इस पत्र को पढ़िए। देखो, एक कार्यालय पत्र है, तो ये पत्र संख्या लिखी गई है, ठीक है। स्थान है भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 2022, ठीक है। तो यहाँ से पत्र लिखा जा रहा है शिक्षा मंत्रालय, और ये जगह का स्थान का नाम है जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है? सेवा में सचिव संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, और ये पिन कोड नंबर लिखा है। विषय है द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी के नियमितीकरण के संदर्भ में। अब देखो, यहाँ राजपत्र अधिकारी है, नियमितीकरण है। नियमितीकरण यानी कि द्वितीय श्रेणी का जो राजपत्र अधिकारी है उसका नियमितीकरण किया जाए, उसको नियमित रूप से उसको वहाँ पर स्थायी रूप से लगाया जाए। महोदय महोदया, ऊपर दिए गए विषय पर इसी मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 7 दिसंबर 2020 के बारे में मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि इस मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की तथार्थ नियुक्ति को नियमित करने के बारे में आयोग की सहमति शीघ्र भेजने की कृपा करें। तो देखो, अब ये इस तरह से जो ये पत्र का जो लिखने का तरीका है, शब्दावली का जो प्रयोग किया गया है ना, तथार्थ है, नियुक्ति है ना, सहमति, शीघ्र भेजने की कृपा करें, आयोग की, है ना। तो इन शब्दों का प्रयोग किस लिए किया गया है? क्योंकि ये राजपत्र से संबंधित पत्र है, कार्यालय से संबंधित पत्र है। भवदीय पंकज कुमार, तो पंकज कुमार जो है लिखने वाले हैं। अवर सचिव भारत सरकार, तो अब अवर सचिव भारत सरकार के पास ये पत्र गया है, तो वो क्या करते हैं कि उपयुक्त पत्र में आपने ध्यान दिया होगा
कि इस पत्र में कार्यालय का नाम, पत्र संख्या, तो देखो हमने जो पढ़ा है तो ये पंकज कुमार है बहुदीय, ये अवर सचिव भारत सरकार है, तो भारत सरकार की तरफ से अवर सचिव वहाँ पर है, तो पंकज कुमार ने पत्र लिखा है। तो उपयुक्त पत्र में आपने ध्यान दिया होगा कि इस पत्र में कार्यालय का नाम, पत्र संख्या आदि लिखकर संबंधित अधिकारी के पदनाम से संबोधित करते हुए, तो संबंधित अधिकारी का पदनाम जो है उसको संबोधित करते हुए प्राप्त औपचारिकता बरती गई है। ढांचेगत औपचारिकता के साथ ही वाक्य विन्यास भी औपचारिक रखे गए हैं। मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है। जैसे वाक्य शैलीगत औपचारिकता के साथ ही कार्यालय की कार्य प्रक्रिया का भी उदाहरण पेश करते हैं। कार्यालय हिंदी में निर्देश शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखो कार्यालय शब्द में क्या है, कार्यालय जो हिंदी होती है उसमें निर्देश शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार समसंख्यक तथा जैसे शब्द भी कार्यालय हिंदी में ही देखे जाते हैं। तो देखो अगर हम ऐसे कोई पत्र लिख रहे होते हैं तो उनमें इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो कार्यालय हिंदी में ही प्रयोग किया जाता है। जब कार्यालय से संबंधित कोई पत्र होता है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। पत्र के भीतर आपने कर्मवाचक के प्रयोग की विशेषता भी देखी। निर्देश हुआ है जैसे प्रयोग कार्यालय भाषा की खूबी है। इस तरह के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। द्वितीय वर्ष 2019 के लिए मुझे 20,000 रुपये आयकर देने की मांग की गई है। सेवानिवृत्ति के बाद यदि सरकारी मकान तुरंत खाली न किया जाए तो उसका किराया बड़ी दर से देना पड़ेगा आदि। कार्यालय या प्रशासनिक हिंदी के बारे में जानने के बाद अब हम वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की चर्चा करेंगे। देखो कार्यालय में प्रयोग होने वाली हिंदी के बारे में हम जाना, अब हम वाणिज्य है, व्यापार है और बैंकिंग है, इनके क्षेत्र में हिंदी का कैसे प्रयोग किया जाए तो उसके बारे में हम देखेंगे। वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी। कार्यालय अथवा प्रशासनिक हिंदी की भांति ही वाणिज्य तथा व्यापार की हिंदी की भी विशिष्ट शब्दावली होती है। देखो जिस तरह कार्यालय और प्रशासन की हिंदी होती है वैसे ही वाणिज्य क्षेत्र के अंतर्गत भी हिंदी अलग तरह से होती है और मुहावरा भी होता है। आज हम बाजार के बिना अपने सुविधा संपन्न सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास बाजार ही नहीं होगे तो हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार से होती है। कहने का आशय ये है कि बाजार या व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र हमारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसकी खरीद का बिल लेते हैं, भुगतान की भी रसीद लेते हैं। इसी तरह पूंजी की बचत से लेकर हिसाब किताब तक किसी न किसी रूप में हम इस भाषा से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल से ही भारत व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, इसलिए यहाँ की बोलियों में भी व्यापार और वाणिज्य की शब्दावली का पर्याप्त विकास हुआ है, जो आज भी काफ़ी हद तक अपने मूल रूप में विद्यमान है। अंग्रेजी के प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा होने से इस क्षेत्र में अंग्रेजी की शब्दावली का बड़े पैमाने पर समावेश हुआ है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। लेखांकन प्रणाली द्वारा सभी वित्तीय कार्य व्यापार लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। लेखांकन में दर्ज लेन देन संबंधी बिल, बीजक, रसीद, केस मेमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। आप ध्यान दीजिए कि इन वाक्यों में बीजक, लेन देन और भैया जैसे परंपरागत हिसाब किताब के शब्दों के साथ ही अंग्रेजी के रिकॉर्ड, बिल, केस मेमो जैसे शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। किंतु जब हम किसी अखबार में प्रकाशित बाजार संबंधी खबर पढ़ते हैं तो भाषा शैली कुछ अलग दिखाई देती है। एक उदाहरण देखिए। देखो बाजार से संबंधित कुछ खबरें हम पढ़ते हैं तो जैसे कि बिल है, रिकॉर्ड है, केस मेमो है, इसमें तो प्रयुक्त होती हैं। तो बाजार संबंधी कुछ प्रकाशन संबंधी जो कुछ खबरें होती हैं उसकी भाषा शैली अलग दिखाई देती है। जैसे कि शेयरों में भारी गिरावट से सोने की कीमतों में उछाल। तो देखो ये भी एक शब्दावली है कि शेयरों में भारी गिरावट से सोने की कीमतों में क्या आई है, उछाल आई है। नई दिल्ली 8 दिसंबर। शेयरों में गिरावट का सिलसिला थम नहीं रहा, रुपये में कमजोरी लगातार बनी हुई है। इसी बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं में सोने की मांग बढ़ने से सराफा बाजार में सोना 700 रुपये महंगा होकर प्रति 10 ग्राम 48,000 रुपये के पार पहुंच गया है। चांदी की लिवाली बढ़ने से चांदी भी 300 रुपये महंगी होकर 45,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। बैंकिंग का क्षेत्र भी व्यापार एवं वाणिज्य का क्षेत्र है। इस क्षेत्र की प्रयुक्तियाँ भी हमारे जीवन में सामान्य रूप से शामिल हो गई है। देश में आज ऐसे लोगों की संख्या संभवतः बहुत कम होगी जिनका बैंकिंग में खाता न हो। ऐसे में बैंकिंग के क्षेत्र की प्रयुक्तियों से प्राय सामना होना सामान्य बात है। बैंकिंग शब्दावली की रचना को हम निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करके समझ सकते हैं। जैसे कि अंग्रेजी और अरबी फारसी के शब्द। देखो बैंकिंग शब्दावली की रचना को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांटते हैं। देखो कुछ तो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है, कुछ अरबी और फारसी के शब्द का प्रयोग बैंकिंग के क्षेत्र में होता है। जैसे कि बकाया, सौदा, अदायगी, बैंकर, ट्रेड यूनियन, कूपन, बजट, पार्सल, खपत, अमानत, नुकसान, बेदखली, दलाल आदि।
संस्कृत में तत्सम शब्द और बोलचाल के प्रचलित शब्द जैसे कि क्षतिपूर्ति, मुआवजा, व्यवसाय, कारोबार, प्रतिष्ठा, हैसियत, सांविधिक, कानूनी, आवेदन, अर्जी। देखो आवेदन का मतलब होता है अर्जी, क्षतिपूर्ति यानी होता है मुआवजा। तो इसका साथ साथ में अर्थ भी दे रखा है कि व्यवसाय यानी कि कारोबार, प्रतिष्ठा यानी कि हैसियत, शेष यानी कि बाकी, मूल्य यानी कि कीमत। तो इन शब्दों का शेष है, मूल्य है, प्रतिष्ठित है, संवैधानिक, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत देशी बैंकिंग प्रणाली संबंधी शब्दावली। तो परंपरागत देशी बैंकिंग है ना, उसकी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जो परंपरा चली आ रही है, जैसे कि फुटकर है, बट्टा है, घाटा, पट्टा, साहूकार, हुंडी, गिरवी, बेबाकी पत्र आदि। शंकर शब्द कुछ मिले जुले शब्द जैसे कि रद्द नोट, नकदी प्रमाण पत्र, वसूली प्रभार, शेयर धारक, संशोधित बजट आदि। निर्मित शब्दावली या अभिव्यक्तियाँ शीर्ष, एपेक्स, निविदा, टेंडर, देयता, लायबिलिटी आदि। संस्कृत शब्द निधि, धारक, उद्यम, अतिदेय, स्वामित्व, अनुबंधन, अमूल्य, आवंटन आदि। अंग्रेजी शब्दों के शब्दानुवाद जैसे कि टैक्सेशन जिसको कराधान कहते हैं, फ्री इकोनॉमी, मुक्त अर्थव्यवस्था, एनुअल अकाउंट, वार्षिक लेखा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी कि निर्यातोन्मुखी आदि। अगला है वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी। व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में हिंदी के स्वरूप को समझने के बाद अब आपके समक्ष वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी की प्रयुक्तियों को स्पष्ट किया जाएगा। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का व्यवहार क्षेत्र शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग या क्रियान्वयन का क्षेत्र है। आधुनिक युग में पश्चिमी के संपर्क में आने के बाद भारत में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ हुआ और हिंदी में वैज्ञानिक लेखन प्रारंभ हुआ। प्राचीन कालीन वैज्ञानिक चिंतन और अनुसंधान की भारतीय परंपरा जो मध्यकाल में खंडित हो चली थी, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आकर एक बार पुनः जीवित हो गई। यही कारण है कि हिंदी के वैज्ञानिक लेखन में अंग्रेजी के साथ ही बड़े पैमाने पर संस्कृत शब्दावली का प्रयोग मिलता है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयुक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जिसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, खगोलीय, आयुर्विज्ञान, अभियांत्रिकी आदि अनेक प्रयुक्तियाँ दिखाई देती है। विज्ञान और तकनीकी प्रयुक्ति में विषय वस्तु का महत्व होता है, भाषा शैली का नहीं। फलस्वरूप इसकी शब्दावली सीधी होती है। संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग इस प्रयुक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे कि देखो संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग विज्ञान की शब्दावली, तकनीकी की शब्दावली में होता है। जैसे कि के का मतलब होता है पाई, जी का मतलब होता है, देखो जी इसको पाई, इसको जी बोला जाता है। अल्फा है ना, ए हो गया तो अल्फा है, बी यानी कि बीटा है ना, ऐसे यानी गामा है आदि। इसी प्रकार कुछ अन्य प्रयुक्तियाँ देखी गई है। तो विज्ञान के शब्दों में अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हो, आपके ये विज्ञान सब्जेक्ट है, तो उसमें देखो उनमें कुछ ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ अलग होता है। अभिकेंद्रिक बल है, ग्रह है, गति शक्ति है, अतिरिक्त दाब है, सफेद है, क्लोरीन है, अभिकलन है, नेपच्यून है, टेलीस्कोप आदि। अब अगला है विधि के क्षेत्र में हिंदी। आज़ादी के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसके बाद इसे विधि और न्याय व्यवस्था की भाषा बनाने का प्रश्न उठा। हिंदी में विधिक शब्दावली तैयार की गई। इसके लिए अंग्रेजी शब्दों के पर्याय बनाने के लिए संस्कृत तथा अरबी फारसी शब्दों को आधार बनाया गया। हिंदी की भाषा सुनिश्चित और बेहद सतर्क होती है। उसमें जो कुछ कहा जाता है उसका सीधा और सुनिश्चित अर्थ निकलता है। विधिक भाषा में निश्चित संदर्भ के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होते हैं। देखो विधिक भाषा जो कानूनी भाषा है उसमें निश्चित संदर्भ के लिए निश्चित शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें पर्याय की छूट नहीं होती। उदाहरण के रूप में निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उपयुक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो किसी विधि में विनिर्दिष्ट किए गए। तो विधि में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के रूप में या देवनागरी लिपि या अंक के रूप में किया जाता है। यह अनुच्छेद, विधि, उपबंधित तथा विनिर्दिष्ट आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि विधि के क्षेत्र में अतिरिक्त सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होते। यह विधि के क्षेत्र की तकनीकी शब्दावली है। इन शब्दों के स्थान पर इनका कोई भी पर्याय इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखो ये जो शब्द है, अगर उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उपबंधित है, विधि है, अनुच्छेद है, विनिर्दिष्ट है ना,
अगर किसी वाक्य में ये शब्द लाए जाते हैं, इस शब्द से संबंधित वो वाक्य लिखा जा रहा है ना, तो इनकी जगह किसी और शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर सकते, इनके किसी पर्यायवाची का हम प्रयोग नहीं कर सकते, यही शब्दों का इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। अभी कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ कुछ हमें सुमेलित करना है कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है। तो सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। सरकारी पत्र की भाषा है, संविधान के अनुच्छेदों की भाषा है, भौतिक रासायनिक आदि से संबंधित भाषा है। तो ये सामने के लिखे हुए कि सरकारी पत्र की भाषा कैसी होती है। तो हमने पढ़ा था सरकारी पत्र की जो भाषा है वो कार्यालय भाषा होती है। तो इसका आंसर होगा ये, सरकारी पत्र की भाषा कार्यालय भाषा होती है। अगला, संविधान के अनुच्छेदों की भाषा कैसी होती है। तो संविधान के जो भी अनुच्छेद हैं उनकी भाषा विधि संबंधित होती है। तो क्या होगा, इसका आएगा सेकेंड। तो इसका तो आएगा सेकेंड, ये वाला, ठीक है, ये और है ना, और इनका आएगा फर्स्ट। विधि से संबंधित भाषा इसकी होती है, ठीक है। अगला है, भौतिकी रासायनिक आदि से संबंधित भाषा कैसी होती है। तो वो तो वैज्ञानिक होती है। तो ये इसमें इससे मेल ये हो रहा है। तो इस तरह से इसका सुमेलित हमने कर दिया है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी यहाँ पर तारीख पूछी गई कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर 1949 को। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी आप यहाँ लिख सकते हो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इस रिक्त स्थान में ये आएगा। अगला प्रश्न है, मुझे आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है। ये क्या हुआ है, निर्देश। अभी हमने पढ़ा था कि निर्देश हुआ है। तो इस तरह से आप निर्देश यहाँ पर लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से ही भारत व्यापार के क्षेत्र में क्या रहा है, अग्रणी रहा है। तो व्यापार के क्षेत्र में क्या रहा है, अग्रणी रहा है। तो यहाँ पर आएगा, तो प्राचीन काल से ही भारत व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। तो आपको यहाँ पर अग्रणीय लिखना है, व्यापार के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। अगला प्रश्न है, प्रणाली द्वारा सभी वित्तीय कार्य व्यापार लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा, लेखांकन द्वारा। तो यहाँ पर आएगा लेखांकन द्वारा। तो लेखांकन द्वारा, ठीक है। तो लेखांकन द्वारा जो सभी है, जो प्रणाली द्वारा सभी वित्तीय कार्य व्यापार लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। अब देखते हैं संचार माध्यम में हिंदी। तो संचार माध्यम जो है, जैसे टीवी है, रेडियो है ना, टेलीविज़न है। तो इस तरह से वहाँ पर जो अखबार है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसमें किस तरह से संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। संचार माध्यमों के प्रमुख मुख्यतः 2 रूप हैं। तो संचार माध्यम में कितने रूप हैं, 2 रूप। पहले माध्यम के तहत समाचार पत्र तथा पत्र पत्रिकाएं होती है। दूसरे माध्यम के अंतर्गत रेडियो टेलीविजन के अतिरिक्त सोशल मीडिया के विविध प्लेटफॉर्म आते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि संचार माध्यमों से संबंधित प्रयुक्तियों में भाषा के लिखित और मौखिक दोनों रूप सम्मिलित होते हैं। लिखी हुई बात को हम एक से अधिक बार पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन मौखिक भाषा का एक बार में समझ में आना जरूरी होता है। देखो, लिखी हुई बात को हम 1 से 2 बार 3 बार ही पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं उसको समझने के लिए। लेकिन अगर किसी ने कोई बात बोली है मौखिक भाषा, तो उसको एक बार में समझ में आना जरूरी है। इसीलिए संचार माध्यमों में दोनों तरह की भाषाओं का रूप काफ़ी अलग होता है। जैसे अखबार की भाषा में चलन में आ गई संक्षिप्तियों का प्रयोग खूब होता है। भाजपा, सपा, बसपा, जदयू आदि। जबकि रेडियो टेलीविज़न या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ऐसी संक्षिप्तियों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। यानी संक्षिप्त भाजपा, यानी कि जो बीजेपी सरकार होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, सपा। तो इस तरह से ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन रेडियो टेलीविज़न मौखिक रूप से जो ये बोला जाता है, तो उस समय इन शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी संचार माध्यमों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संप्रेषण होता है। जितने भी संचार माध्यम हैं, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, समाचार पत्र हो, उनका उद्देश्य क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़े, है ना, लोगों तक का संप्रेषण का माध्यम बढ़ाए, बातचीत का माध्यम बढ़ाए, चाहे वो लिखित में क्यों ना हो, लोगों तक सारी सूचनाएं पहुंचाए। इसलिए इन माध्यमों की भाषा सरल, सहज, स्पष्ट और बोधगामी होनी चाहिए। किंतु संचार माध्यमों द्वारा जीवन के प्राय हर क्षेत्र से संबंधित विषयों का प्रसार होता है। धर्म, कला, साहित्य, तकनीकी विषय, खेल कूद, राजनीति से लेकर बाजार आदि सभी विषयों की सामग्री उसमें प्रयुक्त की जाती है। ऐसे में संबंधित क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली
उनमें अवश्य ही समाहित होती हैं, फिर भी भाषा को सहज, सरल और व्यवहारिक भाषाएं बनाए रखना पड़ता है। संचार माध्यमों की हिंदी में विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावली का सामान्य बोलचाल का रूप तो दिखाई देता है, साथ ही अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय और उनके अंग्रेजी रूप भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्राइमर टाइम, सीधा प्रसारण, समाचार बुलेटिन, ऑन कैमरा, संपादकीय आदि। अब है विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। विज्ञापन के क्षेत्र का संबंध काफ़ी हद तक संचार माध्यमों से होता है। संचार माध्यमों का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, किंतु इन माध्यमों के अतिरिक्त विज्ञापन के अन्य माध्यम हैं दीवारों पर लिखे गए विज्ञापन और पोस्टर, चौराहों पर लिखी होर्डिंग या साइन बोर्ड तथा सिनेमा का पर्दा। इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि विज्ञापन को सामान्यतः 3 रूप है: दृश्य, श्रवण और मुद्रित। सिनेमा के पर्दे, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर तीनों रूपों का प्रयोग होता है। पत्र पत्रिकाओं, साइन बोर्ड या होर्डिंग तथा दीवारों पर लिखे गए या चिपकाए गए पोस्टरों में पहले तथा तीसरे रूप का प्रयोग होता है। तो देखो, पत्र पत्रिकाओं, साइन बोर्ड है या होर्डिंग है, वो दीवार पर लिखे गए या चिपकाए गए जो पोस्टर होता है, उसमें श्रवण और पहले और तीसरे रूप का प्रयोग होता है। जैसे कि क्या है, दृश्य और मुद्रित। जो पोस्टर होते हैं, पत्रिकाएं होती है, उसमें हमें कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, ठीक है, उसमें कुछ छपा हुआ होता है, मुद्रित यानी कि छपा हुआ होता है। और रेडियो पर दूसरे रूप का इस्तेमाल होता है, जबकि रेडियो पर हम क्या करते हैं, सुनते हैं। श्रवण का इस्तेमाल यानी वो बोलेंगे और हम सुनेंगे। ये तीनों ही रूप एक दूसरे के पूरक के तौर पर कार्य करते हैं। तो तीनों ही रूप एक दूसरे के पूरक है, यानी कि कहीं पर दृश्य का प्रयोग होता है, कहीं पर दृश्य और मुद्रित दोनों का प्रयोग होगा, कहीं पर दृश्य और श्रवण दोनों का होता है। जैसे हम टेलीविजन पर कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई चित्र देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तो उसमें दृश्य भी और श्रवण भी हम देख भी रहे और सुन भी रहे होते हैं। विज्ञापन का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं होता, बल्कि अपनी ओर ध्यान भी खींचना होता है। व्यापारिक विज्ञापनों में इतना आकर्षण होना चाहिए कि उसे देखने सुनने वाला उसकी आवश्यकता महसूस करने लगे। प्रचार परक विज्ञापन इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि उसे देखने सुनने पर विज्ञापन से कही जा रही बात पर गौर करने के साथ उसे मानने का विचार मन में पैदा हो जाए। रोजगार संबंधी विज्ञापनों में सूचना की स्पष्टता तथा पूर्णता अपेक्षित होती है। कुछ उदाहरण देखिए। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। लैक्मे आइकॉनिक काजल इतना गहरा जो समय को मात दे। शॉप क्लूज, डिंग से लेकर डोंग। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो देखो, इस तरह से शब्दावली का उसमें इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। तो ज़्यादा चैप्टर को क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से आपका 23वां चैप्टर भी अब होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।